प्रिय छात्रों, पहले पाठ में हमने सत्ता की साझेदारी के विषय में जाना कि सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं। हमने जाना कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है कि विभिन्न विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा है कि लोकतंत्र के अंदर इसके द्वारा अलग अलग इलाकों का साथ रहना व चलना संभव हो पाता है सत्ता की साझेदारी के आधार पर। ठीक है, इसे आमतौर पर संघवाद भी कह देते हैं। तो इस पाठ में हम संघवाद के विषय में जानेंगे। ठीक है, संघवाद का मतलब है समूह से संबंधित विचारधारा संघवाद कहलाती है। वाद माने विचारधारा, किसी भी बात से संबंधित कोई दर्शन या विचारधारा वाद कहलाती है। ठीक है, तो इस संघवाद से स्पष्ट हो गया, संघ यानी संघ माने समूह, समूह से संबंधित विचारधारा क्या कहलाएगी? संघवाद। तो सत्ता की साझेदारी में भी हमने यही गौर किया था कि विभिन्न प्रकार के स्तरों पर शासन का बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे कि समाज में रहने वाले किसी भी प्रकार के वर्ग के साथ, जाति के साथ, आदि के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने दो उदाहरणों पर गौर किया था, बेल्जियम व श्रीलंका। तो हमने उसके द्वारा यह जाना कि बेल्जियम ने जो अपने यहाँ रखा था वो एकात्मक शासन प्रणाली, यानी सारी पावर उन्होंने केंद्र के हाथ में रखी थी, जबकि एक मिनट, बेल्जियम ने जो रखी थी वो रखी थी संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, उन्होंने अपनी शक्ति का बंटवारा रखा था, जबकि श्रीलंका ने जो रखी थी वो एकात्मक शासन प्रणाली रखी थी, जो उन्होंने अपनी सारी पावर रखी केंद्र के हाथ में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, श्रीलंका को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा, जबकि बेल्जियम ने जाति विविधता होने के बाद भी शांतिपूर्वक अपना शासन चलाने में वो सफल रहे। ठीक है जी, तो यह एक मानचित्र आप देख रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि दुनिया में 193 देशों में से 25 में ही संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इसमें दुनिया की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी का मतलब जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, जितनी भी बड़े बड़े देश हैं, उनमें सभी में हमें संघात्मक शासन देखने को मिलता है। ठीक है, तो संघात्मक शासन के क्या लाभ हैं इसके विषय में हम जानेंगे, और एकात्मक शासन से यह किस प्रकार से अच्छा है। ठीक है, इस पार्ट में हम इस विषय में जानेंगे। तो संघात्मक शासन के विषय में जानने से पहले हम एकात्मक शासन के विषय में बात करते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उस स्तर के अधीन काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु संघीय व्यवस्था में, इस संघीय शासन व्यवस्था में इसका उल्टा है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार होती हैं, और इनके अपने अपने क्षेत्र बटे हुए होते हैं। ठीक है जी, ये सभी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्य करती हैं। इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए महत्व होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। वे अन्य सरकारें प्रांत व स्थान विशेष से संबंधित होती हैं, उनके जिम्मे उसी प्रकार के विषय होते हैं जो उस क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। आपने गौर किया होगा कि जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं वो चुनाव 3 स्तर पर होते हैं। एक तो चुनाव होता है एमपीज़ को चुनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनने के लिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है वो हमारी केंद्रीय सरकार के लिए होता है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं वो जाके हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। दूसरा चुनाव होता है एमएलएज को चुनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो हम विधायक या एमएलए चुनते हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर यानी सीएम का चुनाव करते हैं। तो ये हमारे राज्य के स्तर का चुनाव है। तीसरा जो होता है वो होता है हमारे नगर के गाँव के प्रधान व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन को चुनने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी स्थानीय सरकार का एक उदाहरण है। ठीक है, दूसरी बात करें विशेषता की, तो अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री का शासन भी पूरे देश पे है। ठीक है, यानी का मतलब यूपी का उदाहरण लेकर हम चलते हैं, अपने यहाँ का ककोड़ का उदाहरण लेकर चलते हैं। तो ककोड़ में प्रधानमंत्री का शासन भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे हैं। उसके बाद सीएम जो राज्य सरकार है उसका शासन भी है।
इसके अलावा जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनका शासन भी है। तो यानी तीनों स्तर की सरकारें एक ही जो समूह है, नागरिकों का समूह है, उस पर शासन कर रही हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी व सुरक्षा देता है। इसका तात्पर्य क्या है कि सभी जो कार्य करेंगी वो संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे और संविधान में सभी के कार्य आदि आपस में बांटे गए हैं। चौथी विशेषता की बात करें तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलावों को दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कानून बना ले। यदि संविधान में किसी प्रकार का बदलाव होना है तो दोनों स्तर की सरकारों की इसमें सहमति होनी आवश्यक है। पांचवी विशेषता की बात करें तो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की निर्णायक भूमिका निभाता है। सत्ता की साझेदारी पाठ के अंतर्गत हमने जाना था कि इसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो इसमें जो हमारी पांचवी विशेषता है यह यही समझाने की कोशिश कर रही है कि जो न्यायपालिका होगी, यदि किसी प्रकार का विवाद देखने को मिलता है तो उसमें न्यायपालिका को उसका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं छठी विशेषता की। छठी विशेषता के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। यानी जो सभी सरकारें हैं वो अपना किस प्रकार से अपना शासन चलाएंगी, उसके लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की। तो पैसा कैसे उनको एकत्र हो, इसके लिए कर के यानी राजस्व यानी कर प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए जिससे वो कर ले सकें और अपने क्षेत्र में विकास के कार्य आदि कर सकें। ठीक है जी, तो ये हो गई संघात्मक शासन की विशेषताएं। आगे, आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं। कौन कौन से? आपसी भरोसा व साथ रहने पर सहमति। आपसी भरोसा व साथ रहने पर सहमति होगी तभी कोई आदर्श जो है संघीय व्यवस्था चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। यानी का मतलब जिस देश के निर्माण हुआ था उस समय वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन रही, किस प्रकार की गुलामी उन्होंने झेली, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस प्रकार के संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो बात करते हैं। मुख्य तौर पर संघीय शासन व्यवस्थाएं दो तरीके से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लेकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है जी, तो इनमें क्या है, यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो बराबर महत्व वाली हैं और केंद्र जो ऐसे प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और केंद्र के बरकस ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं। दूसरी संघीय शासन व्यवस्था जो है वो ये है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। इसमें क्या है, केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें होती हैं। केंद्र राज्य को अलग अलग अधिकार देता है और संविधान में इन सब का बंटवारा होता है कि किसके कौन से क्षेत्र हैं और कौन किस क्षेत्र की व्यवस्था को संभालेंगे। ठीक है जी, कौन कौन सी सरकार के क्या क्या काम रहेंगे, इसका बंटवारा इसमें होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल। ठीक है, धन्यवाद।